स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 10 एस ब्लॉक के तत्व का सेकंड वीडियो आज हम देखते हैं। एस ब्लॉक जो आपका चैप्टर का नाम है वो दो भागों में डिवाइडेड है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एस ब्लॉक के तत्वों को हमें दो भागों में पढ़ना है। एस ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में कैसे डिवाइड किया जाता है? पहले भाग में आता है क्षार धातु और दूसरे भाग में आता है क्षारीय मृदा धातु। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्षार धातुओं के अंतर्गत आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और दूसरे भाग में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला भाग हम लोग पिछली वीडियो में कंटिन्यू पढ़ चुके हैं इजीली। तो आज हम क्षार धातु वाला पोर्शन शुरू करते हैं। उसके कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो क्षार धातुओं को वर्ग 1 में रखा गया है, क्षारीय मृदा धातुओं को वर्ग 2 में रखा गया है ना। तो हम इनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्षार धातु से, है ना। यदि हम सिर्फ क्षार धातु का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो दो भागों में डिवाइडेड किया हुआ है, तो पहले हम सिर्फ क्षार धातु की बात करते हैं। तो वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, मतलब इनके S कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया था। तो उसी से हमारे सारे गुण मिलते जुलते हैं। तो आज फिर थोड़ा सा 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक याद करने का ट्रिक है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है 1। इस 1 में 2 को जोड़ोगे 3, 3 में 8 को जोड़ो 11, 11 में 8 को जोड़ो 19, 19 और 18 होते हैं 37, 37 और 18 होते हैं 55, और इसमें 32 जोड़ोगे 87। क्षार धातुओं में जो सबसे पहला तत्व है आपका हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन धातु नहीं है, ये तो गैसीय अवस्था में होता है, आवारा तत्व होता है। मेंडलीफ के समय में इसके स्थान पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। इसका स्थान निश्चित नहीं था। तो मोसले ने जब आवर्त सारणी बनाई, किस आधार पर? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो इस हाइड्रोजन का स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित कर दिया और उसको क्षार धातुओं के साथ रखा। चूंकि ये क्षार धातुओं के साथ भले ही रहता है, पर इसके गुण क्षार धातुओं से बहुत अलग होते हैं, कुछ सेम भी होते हैं। तो क्यों रखा गया है देखते हैं अपन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1। सोडियम का 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। ऐसे पोटेशियम के बाह्यतम कोश का आ जाएगा 4s1, रुबिडियम के बाह्यतम कोश का 5s1, इसका 6s1 और इसका 7s1। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ। 19 के पहले कौन सा तत्व आता है? ऑर्गन। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन का भी यूज कर सकते हैं, है ना। इसका होता है परमाणु क्रमांक 36, इसका होता है 54 और इसका होता है 86। तो देखिए, है ना, 18 और 1 19, 36 और 1 37, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसकी परमाणु त्रिज्या की बात करें, तो देखिए हाइड्रोजन में 1s लिखा है, तो हाइड्रोजन का आकार ऐसा होगा। बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बिंदु रूप में बताते हैं। लिथियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका चित्र कैसे बनाएंगे? पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 1। पहले कोश में 2 बताने की जरूरत ही नहीं, अगर पहला कोश बनाया और दूसरा बनाया, ऑब्वियसली पहले कोश में 2 होंगे। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, ऐसे होता है। फिर अब आते हैं सोडियम पे। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो कितने गोले या सर्कल या कक्षक बनाएंगे? 1, 2, 3। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पोटेशियम में कितना हो जाएगा? हाँ, अब यहाँ पे 1s2, 2s2 प्रॉपरली नहीं लिखा है ना, 4 लिखा है डायरेक्ट, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। 1, 2, 3, 4। 2, 8, 18, नहीं 2, 8, 8, 1 हो गए। देखो 8 और 8 16, 17, 18 और 1 19 हो गया। फिर पोटेशियम के बाद कौन आता है? रुबिडियम। रुबिडियम में कितने 5s लिखा है, तो 1, 2, 3, 4,
5, है ना, 2 8 18 8 1, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप उसका टोटल करके देख लो, 8 और 8 16, 32 33 34 35 36 और 1 37, है ना, हो गया। और रुबिडियम के बाद कौन आता है? सीजियम। तो जैसे जैसे हम किसी भी वर्ग में, आगे आप जगह खत्म हो चुकी है, जैसे जैसे किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जब आते हैं किसी भी आवर्त सारणी में, तो ऊपर से नीचे आने वाले भाग को वर्ग कहते हैं, या क्या कहते हैं? समूह, या इंग्लिश में कहा जाए तो इनको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 है ये। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर लगातार परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। याद रखना इस बात को, क्या बढ़ती है? हमारी परमाणु त्रिज्या। और क्यों बढ़ती है इनकी परमाणु त्रिज्या? इसलिए बढ़ती है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर लगातार बाह्यतम कोशों की संख्या बढ़ रही है। देखो ये बाह्यतम कोश है, ये आंतरिक कोश, ये बाह्यतम कोश, इसमें 2 आंतरिक कोश, 1 बाह्यतम कोश, इसमें 3 आंतरिक कोश है, 1 बाह्यतम कोश है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, परमाणु का आकार भी बढ़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। क्या होता है ये आयनन ऊर्जा का मतलब? आयनन ऊर्जा मतलब किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, और दूरी बढ़ रही है तो नाभिक का अट्रैक्शन, आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो गया। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर लगातार क्या होता है? आयनन ऊर्जा कम होती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। एक सामान्य सा प्रश्न है कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है इसको भी हम लोगों ने 3rd चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन ये कुछ कॉमन इसके गुण हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके ऑक्सीकरण संख्या की, कि समूह 1 के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो बहुत सरल है ये। जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। +1 का मतलब क्या होता है? कि ये सभी तत्व उत्कृष्ट गैस की तरह स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। ये देखो, ये उत्कृष्ट गैसें, ये आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो ये उत्कृष्ट गैस की तरह बनना चाहते हैं। उत्कृष्ट गैस की तरह बनने के लिए ये अपने बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। या ये प्रश्न ऐसा भी आता है कि क्या कारण है कि क्षार धातुएं M+ आयन बनाती हैं, तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है सोडियम का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट माना जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये भी चाहता है, हर तत्व चाहता है कि भैया हमारा अष्टक पूरा रहे, हमारे बाह्यतम कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो सोडियम को इच्छा है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो सोडियम अपने बाह्यतम कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसलिए सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। देखो कैसे करता है सोडियम, ये सोडियम है, इसने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कोई भी परमाणु जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर उतने चार्जेस आते हैं, तो सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज आ जाता है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका 2 8। तो क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या को समझाइए। तो क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, क्योंकि इन सबके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे त्याग कर उत्कृष्ट गैस की तरह स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसी तरह अगर अपन बात करें क्षारीय मृदा धातुओं की, तो क्षारीय मृदा धातुओं, चलो क्षारीय मृदा धातु की बात अभी नहीं करते हैं अपन, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। क्षार धातुओं में ही अगर प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। इन सबको क्षार धातु क्यों कहते हैं? तो इन सबको क्षार धातु कहने के पीछे कारण ये है कि ये धातुएं क्या करती हैं? ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, है ना। इसकी क्रिया जल से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? NaOH, और बदले में H2 गैस भी ये मुक्त करते हैं, है ना। इसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन 3 बार हो रहा है, यहाँ पे 2 लगा दें, ऑक्सीजन 2 बार हो रहा है, यहाँ 2 लगा दें, सोडियम के आगे 2 लगा दें। तो कोई भी क्षार धातु हो, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो,
कोई भी तत्व ले लो आप इनमें से, वो जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये जब आयनित होते हैं तो ये OH माइनस आयन देते हैं। हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है कि जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल, और जो OH माइनस आयन देते हैं तो वो क्षार कहलाते हैं। तो इनको क्षार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अच्छा, ये जो समीकरण लिखा हुआ है इस पे एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत कॉमन है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। और सोडियम ही क्यों, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी, दोनों तत्व बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशील होने के कारण ही क्या करते हैं, जैसे ही वायुमंडल की नमी से या पानी से क्रिया करते हैं तुरंत हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। और हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनती है तो बहुत तेजी से विस्फोट होता है, और हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है तो वो तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए उसको मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर रखते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो तत्व है फ्रेंशियम, ये कैसा तत्व है? ये रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण ये प्रकृति में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हाइड्रोजन कैसा तत्व है? ये तो गैस है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सबके सब कैसे तत्व होते हैं? ये क्षार धातुएं प्रकृति में पाई जाती हैं। लेकिन फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है, जिनमें से अल्फा, बीटा और गामा जैसी किरणें मुक्त होती है। अच्छा, इस चैप्टर का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो क्षार धातुएं होती हैं, इन क्षार धातुओं के इनको जब बूनसन ज्वाला में गर्म करते हैं, क्षार धातुओं को की जब पहचान करनी होती है तो एक स्पेशल टाइप की ज्वाला आती है, बूनसन बर्नर आता है। बूनसन बर्नर में जलाने पर क्षार धातुएं विशेष रंग की ज्वाला क्यों देती है? बूनसन बर्नर का ज्वाला परीक्षण, है ना। मैं आपको इसका प्रॉपर क्वेश्चन बोल के बताती हूँ कि क्षार धातुएं बूनसन बर्नर के साथ विशेष रंग की ज्वाला क्यों देती हैं, या बूनसन परीक्षण में विशिष्ट ज्वाला क्यों उत्पन्न करती है। अब ये क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आया। ये प्रश्न है कि भैया आप लिथियम, हाइड्रोजन तो क्योंकि गैस है, फ्रेंशियम चूंकि रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इन दोनों को छोड़ दो, तो जो बचे हुए तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इन सबको एक स्पेशल टाइप का बर्नर आता है, बूनसन बर्नर। जब उस बूनसन बर्नर में जलाते हैं तो इनमें से जो ज्वाला निकलती है वो अलग अलग कलर्स क्यों देती हैं? ये देखो, जैसे ये मान लो ये सोडियम की ज्वाला है तो ये सुनहरा पीला कलर देगी, ये लाल कलर देता है, ये बैंगनी कलर देता है, ये नीला और ये लाल नीला। तो ऐसे अलग अलग कलर्स क्यों आते हैं, क्या रीजन है? तो उसके पीछे कारण ये है कि सभी क्षार धातुओं के बाह्यतम कक्षा में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये मैंने चित्र जानबूझ के नहीं मिटाया है। सभी क्षार धातुओं के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब इस क्षार धातु को इस बूनसन ज्वाला में जलाया जाता है, अच्छा जैसे पोटेशियम का चित्र ऐसे से बना रखा है ना, तो यदि हम इसको ऐसे बनाए तो, है ना, तो इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। मतलब इसके आगे भी ऐसे कोश बने रहते हैं, भले ही वो रिक्त कोश क्यों ना हो। तो इनके मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो उत्तेजित होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। और जब उसकी एनर्जी लेवल खत्म हो जाती है, जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो दोबारा अपनी कक्षा में लौटता है। और जब वो अपनी कक्षा में लौटता है तो विशिष्ट रंगों की विकिरणों को मुक्त करता है, विशिष्ट रंगों की विकिरणों को उत्सर्जित करता है। इसलिए क्षार धातुएं बूनसन ज्वाला में जलाने पर विशिष्ट प्रकार के कलर्स इमिट करते हैं, है ना, एग्जिट करते हैं। और सेम ये का ये क्वेश्चन क्षारीय मृदा धातुओं पर भी लागू होता है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि क्षारीय मृदा धातु अपन बाद में पढ़ेंगे, पर उसका उत्तर भी ऐसा कैसे ही है। क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन आता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रे। अभी रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, ये दोनों बूनसन ज्वाला के साथ विशिष्ट परीक्षण नहीं देते हैं, कुछ अलग अलग रीजन है इनके। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, ये दोनों में सेम यही चीज आती है कि कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम के भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इनको बूनसन ज्वाला में तीनों को जलाते हैं तो वो भी पहले निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं
और जब उनका एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है तो वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौटते हैं, और जब वो पुरानी स्थिति में लौटते हैं तो विशिष्ट रंगों की विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये हमको अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं, है ना। तो सेम आंसर है, चाहे वो मृदा धातु वाला हो या क्षार धातु का हो। तो यहाँ पे आपको एक बात ऐसे लिखनी पड़ेगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम कैसा कलर देता, लिथियम का रंग कैसा होता है, ईंट जैसा लाल, है ना, या हम इसको लाल भी लिख सकते हैं, ईंट जैसा किरमिजी लाल। सोडियम का कलर होता है गोल्डन येलो, सुनहरा पीला, है ना। और पोटेशियम का रंग कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है पोटेशियम। फिर जो रुबिडियम होता है वो लाल नीला मिक्स होता है, और जो सीजियम होता है वो पूरी तरह से नीले रंग का होता है। इस तरह का इसका पूरा कलर डिवीजन है। तो हम इनके कलर, इसकी फ्लेम, इसकी ज्वाला के कलर्स को देखकर हम लोग पहचान जाते हैं कि अच्छा इस कलर की ज्वाला है मतलब सोडियम है, अच्छा बैंगनी ज्वाला है मतलब जरूर ये पोटेशियम है ना। और यहीं पर वो तीनों कलर्स भी बता दूं मैं, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। कैल्शियम जो होता है, ये स्ट्रांशियम तो सेब जैसा हरा कलर देता है, कच्चा जो सेब होता है सेब जैसा हरा। कैल्शियम का कलर होता है लाल, किरमिजी लाल शब्द लिखा हुआ रहता है किताब में, किरमिजी मतलब कि बहुत ज्यादा चमकीला लाल। और बेरियम जो होता है उसका गहरा हरा रंग होता है। इस तरह का कलर डिवीजन बताया गया है प्रॉपरली। जब अपन क्षारीय मृदा धातु पढ़ेंगे तब इसको प्रश्न को अलग से भी देखा जाएगा। तो ये कुछ कॉमन इनके गुण थे कि क्षार धातुओं को क्षार धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स जल में क्रिया करके इनके जो पहले तो अपन ये बात कर लें कि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराओगे तो ये सोडियम ऑक्साइड देता है Na2O, इस तरह से बैलेंस करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं जब वो जल से क्रिया करते हैं तो ये प्रबल हाइड्रोक्साइड देते हैं, और हाइड्रोक्साइड देने के कारण ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। देखो Na2O की क्रिया अगर अपन जल से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बना लेगा एक तो NaOH और एक बना देगा H2, मतलब हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है Na2O के कारण। तो सोडियम की भी हमने तो डायरेक्ट क्रिया देखी थी, है ना, इसको यहाँ पे 2 लगा के हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इनको क्षार धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है, बदले में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। कल की जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी उसमें हम प्रॉपर आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका है। एस ब्लॉक की जो फर्स्ट वीडियो थी वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के पहले बनाई गई थी, और अभी बहुत ज़्यादा गैप है। तो आप पहले फर्स्ट वाली वीडियो को देखें, फिर सेकंड वीडियो आज की देखें, दोनों को लिंक अप कर लें, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली शुरू करते हैं।